वेलकम डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है या एक्सक्रीशन क्या फिनोमेना है? ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच इज़ इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर से जो भी हम चीज़ खाते हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हर वो चीज़ जो है वो हमारे शरीर के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है जी, हमारा शरीर जो है हर उस चीज़ को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो अक्सर ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी में जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो टॉक्सिन की फॉर्मेशन करती हैं। टॉक्सिन समझते हैं आप? जानलेवा सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करती है जो हमारी बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल होती हैं। तो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जिनको हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है डाइजेशन के फिनोमेना के दौरान, जब डाइजेशन होती है तो डाइजेशन के वक्त सिर्फ यूज़फुल सब्सटेंसेस जो है हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। डाइजेशन के बाद उसको यूज़फुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करती है, बाकी चीज़ें जो है दे आर नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी। सो व्हाट हैपन टू दोज थिंग्स? They are considered to be, most of them are considered to be harmful metabolic wastes. And since they are harmful, they must be thrown out of our body. They should be thrown out of our body. So the biological process which is involved in the removal of these harmful metabolic wastes is called excretion. And the system which works for it, which works for the removal of these metabolic wastes is called excretory system. तो excretory system हम इसको बोलते हैं। और ये metabolic waste जो हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। gaseous waste होता है जो अक्सर respiration के दौरान हमारी बॉडी में बनता है, प्लांट बॉडी में बनता है, या और बहुत सारी चीज़ें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इन एनिमल्स। ठीक है जी, तो ये सारी मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया, दीज मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्लूड गैशियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इन एनिमल्स। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहले ये जो आप बीन शेप्ड ऑर्गन्स देख रहे हैं, इन बीन शेप्ड ऑर्गन्स को वी कॉल देम किडनी। तो किडनीज जो है हमारे बॉडी में एक पेयर में मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो किडनीज के अंदर दीज किडनीज कंटेन नेफ्रॉन्स विच आर एक्चुअली द फिल्टरिंग यूनिट्स। उनको हम फिल्टरिंग यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है पेयर ऑफ यूरेटर्स। पेयर ऑफ यूरेटर्स क्या है? ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये जो है दीज आर पेयर ऑफ यूरेटर्स। किडनीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, किडनीज क्या है। ये जो हैं ये किडनीज हैं, एक ये है और एक ये है। तो दो किडनीज हैं, ये और ये। ठीक है जी, तो एक राइट किडनी है और एक लेफ्ट किडनी है, और यहाँ पर यूरेटर्स है। ये राइट किडनी से निकलने वाला यूरेटर है, ये लेफ्ट किडनी से निकलने वाला यूरेटर है। और ये यूरेटर जो है सीधे कहाँ जाते हैं? एक ब्लैडर में, एक पाउच में, जिसको वी कॉल यूरिनरी ब्लैडर। वी कॉल दिस ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वी कॉल इट अ यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। हम इसको यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये है वो पाउच, जिसको हम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ये किडनीज आप देख रहे हैं। ठीक है जी, ये किडनीज हैं। ओके, तो ये इस तरह से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपने क्या पढ़ा? हमने किडनीज के बारे में पढ़ा, हमने यूरेटर के बारे में पढ़ा, हमने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा, और लास्ट में एक डक्ट होता है विच इज़ नोन एज यूरेथ्रा। दिस इज़ नोन एज यूरेथ्रा। इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये जो है ना, ये डक्ट, इसको वी कॉल
ठीक है, वी कॉल इट यूरेथ्रा। ओके, हम इसको यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये एड्रेनल ग्लैंड है। किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है। ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, और इनसे निकलने वाली ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम यूरेटर कहते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राइट किडनी से भी निकलती है, लेफ्ट किडनी से भी निकलती है, और जाती है ये कहाँ पर, ये जाती है नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पर, जिसको वी कॉल यूरिनरी ब्लैडर, और उसके नीचे ये डक्ट है जिसको वी कॉल urethra. It is a duct which takes urine from the bladder to the exterior. मैं अब रिपीट करता हूँ. A pair of kidneys, these kidneys contain nephrons which are filtering units. Kidneys contain, ये kidneys जो हैं, these kidneys, they contain, kidneys contain a pair of filtering units. इनमें pair of filtering units होती हैं. ये है ureter. यूरेटर जो है वो क्या करता है, दे कनेक्ट किडनीज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं इसको किडनी को. ये किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये बीच में यूरेटर है. ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को ये जोड़ के रखता है. ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. और करता क्या है, दे कनेक्ट किडनीज फ्रॉम विद द यूरिनरी ब्लैडर एंड ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज. और यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, यूरिनरी ब्लैडर का काम ये है कि ये जो है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द किडनी. यूरिन इज स्टोर्ड फ्रॉम द यूरिन फ्रॉम द किडनी थ्रू यूरेटर एंटर द यूरिनरी ब्लैडर एंड इज स्टोर्ड हियर. और इसको जब तक फेंका नहीं जाता बाहर, तब तक इसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है. तो ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, और लास्ट में आता है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है, इट इज अ डक्ट विच टेक्स यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर. ठीक है जी, तो ये है, मैंने किसके बारे में बताया, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया. मैं एक बार फिर से आपके लिए ये रिपीट कर देता हूँ. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, excretion is the phenomena, it is the biological phenomena, biological process in which what happens, the removal of harmful metabolic wastes from the body takes place. These metabolic wastes include gaseous waste generated during photosynthesis or respiration in plants, and nitrogenous wastes generated during the breakdown of proteins in animals. Excretory system of human beings include, look at this figure, a pair of beans, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. So, kidney. What about kidney? Kidney जो है, इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, और जो फिल्टरिंग यूनिट्स जो हैं उनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, किडनी के अंदर ही मौजूद होते हैं. फिल्टर करने के बाद क्या होता है, वो जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है जहाँ पर यूरिन को थोड़े समय के लिए स्टोर किया जाता है, और इसके नीचे एक डक्ट है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, और इससे जो यूरिन है, इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ आ बॉडी. तो ये तो हो गया जो मेन सिस्टम है जिसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हो. तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं जिस यूनिट की मैं बात कर रहा था, जिन फिल्टरिंग यूनिट्स की मैं बात कर रहा था, उन फिल्टरिंग यूनिट्स को वी कॉल देम नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा. पहले तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है. ये इसका स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. नेफ्रॉन के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ. सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं. ये आप स्ट्रक्चर इसका देख पा रहे होंगे. ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है जी, ये देख पा रहे होंगे आप. ये ब्लू वाला पोर्शन जो है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये रेड वाला पोर्शन जो है, ये ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है जी, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू पोर्शन पूरा, ये इसका स्ट्रक्चर है. और ये रेड वाला पोर्शन जो है, ये इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं
ये वो हैं। तो वो ब्लड वेसल जो बेसिकली क्या होता है, ब्लड को लेकर आती है इसकी तरफ, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एफरेंट आर्टीरियोल या एफरेंट ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। इट इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। मैं दोबारा से बता दूं, ये ब्लड लेकर आई है, वो ब्लड जिसके अंदर इम्प्योरिटीज भरी पड़ी हैं, एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टीरियोल या एफरेंट ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। तो ये ब्लड वेसल जो है ये सब कुछ लेकर आया। तो चलते हैं, मैं आपको बताते जाता हूँ, साथ साथ आप ध्यान से देखते जाइएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सबसे पहले एक डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है या डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसको वी कॉल बोमेन्स कैप्सूल। ये है बोमेन्स कैप्सूल। क्यों बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल? डबल स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए इसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। And let me tell you something about Bowman's capsule. It is a globular double-walled structure. It is a globular, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, Bowman's capsule के बारे में बात कर रहा हूँ। It is a double-walled, it is a globular double-walled structure, ठीक है, around a cluster of capillaries। ये है ब्लड कैपिलरी। ये देखिए, ये एफरेंट आर्टीरियोल जो अंदर एंटर कर रहा है और कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क या सिंपली ग्लोमरुलस भी कहते हैं इसको। वी कॉल इट ग्लोमरुलस, इसको ग्लोमरुलस बोलते हैं। ये जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आपको कैपिलरी दिखाई दे रही है, इसको सिंपली कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। वी कॉल इट कैपिलरी नेटवर्क और वी कॉल इट ग्लोमरुलस। ओके, तो चलते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एफरेंट आर्टीरियोल या एफरेंट ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी से ब्लड जो है इम्प्योरिटीज़ के साथ यहाँ पर एंटर कर रहा है, यहाँ पर एंटर कर रहा है बोमेन्स कैप्सूल में, और ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है। कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं इसको। इनको हम ग्लोमरुलस के नाम से भी जानते हैं। और फिर ग्लोमरुलस से अच्छे से ब्लड जो है जब अंदर एंटर करता है छन कर, ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एफरेंट। ये है एफरेंट, ये है एफरेंट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है, एक ए से शुरू है, एक ई से। एफरेंट का मतलब होता है इनवर्ड्स मूवमेंट, इनवर्ड्स कंडक्शन। एफरेंट का मतलब होता है आउटवर्ड कंडक्शन, ठीक है। अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए एफरेंट टर्म यूज कर रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए एफरेंट। एफरेंट, ये है एफरेंट, ये है एफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड जो है अंदर की तरफ जा रहा है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैपिलरी नेटवर्क, इसको हम ग्लोमरुलस कहते हैं। और ये है एफरेंट आर्टीरियोल या सिंपली इट इज ऑल्सो नोन एज एफरेंट रेनल आर्टरी। तो चलते हैं आगे, आप ध्यान से सुनिएगा। अ ग्लोबुलर डबल वॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल अराउंड अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज और ग्लोमरुलस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमरुलस, द ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमरुलस थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल ऑफ रेनल आर्टरी एंड लीव्स इट थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल। एंटर्स थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल, लीव्स थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एफरेंट आर्टीरियोल। इट हैज़ वाइड लिमन, ठीक है। यहाँ पर जो है नैरो होता है ये। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं टिब्यूल की, ठीक है जी। बहुत सारे टिब्यूल्स जो हैं अलग अलग नाम दिए गए हैं, पता है, इन टिब्यूल्स को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये सारा स्ट्रक्चर ही इसके बाद जो है ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो टिब्यूल सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, इट कंसिस्ट्स ऑफ proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule। पहला है proximal convoluted tubule, ये सीधे बोमेन्स कैप्सूल के साथ होता है। दूसरा पार्ट होता है जिसको वी कॉल लूप ऑफ हैनले विद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। ये है, ये पूरा जो है, ये पोर्शन जो है, ये लूप ऑफ हैनले के नाम से जाना जाता है। इसको वी कॉल लूप ऑफ हैनले, ठीक है जी। ये लूप ऑफ हैनले, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट लूप ऑफ हैनले। ये क्या था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अच्छा, ये है लूप ऑफ हैनले, और आगे जो टिब्यूल है उसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये वाला पोर्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल,
तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैं दोबारा से बता दूं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो बोमेन्स कैप्सूल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको एफरेंट आर्टेरियोल और उसके फंक्शन के बारे में बताया और उसके लिमन के बारे में बताया, एफरेंट आर्टेरियोल के बारे में बताया और उसके लिमन के बारे में बताया, और बताया कि इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको टिब्यूल्स के बारे में बताया, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जिसको पीसीटी भी कहते हैं, इसको डीसीटी बोलते हैं यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और इस टिब्यूल को हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। ये सारा नेफ्रॉन जो है इट एम्प्टीज इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट, और ये यहाँ से यूरिन जो है वो फ्लो करके, ठीक है जी, आगे बढ़ जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें से यूरिन जो है वो फ्लो करता है। द नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट, द टिब्यूल इज कनेक्टेड विद कलेक्टिंग डक्ट एट वन एंड एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज द बोमेन्स कैप्सूल एट द अदर एंड। तो यहाँ से शुरू हुआ था ना नेफ्रॉन, और यहाँ पर ख़त्म हुआ। यहाँ पर जहाँ पर ये ख़त्म हुआ ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और जहाँ से शुरू हुआ ये पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है जी। अब किस तरह से फंक्शन करता है, फंक्शनिंग क्या है इसकी, किसके बारे में हम बात करें? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन, द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, हाउ नेफ्रॉन फंक्शंस। तो सबसे पहली बात है नेफ्रॉन का मेन काम क्या है? नेफ्रॉन का मेन काम है यूरिन की फॉर्मेशन करना। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, इसको वी कॉल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है टिबुलर एब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है टिबुलर सिक्रीशन। तो तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर लें। फिल्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और फिल्ट्रेशन का फिनोमेना यहाँ पर होता है, ठीक है जी। तो फिल्ट्रेशन जो होता है ब्लड का वो बोमेन्स कैप्सूल में होता है। मैंने आपको बताया ये कैपिलरीज हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है ग्लोमेरुलस में। वो जो फिल्ट्रेट होता है, द फिल्ट्रेट पासेस इनटू द टिबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो वो जो फिल्ट्रेट होता है छनकर जो बच जाता है वो क्या है? दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज। उसमें क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, सॉल्ट्स होते हैं, एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर भी जो है मौजूद होता है, ठीक है जी। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन बोमेन्स कैप्सूल फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। द फिल्ट्रेट पासेस इनटू द टिबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। ये टिबुलर पार्ट जो है नेफ्रॉन का वहाँ पर एंटर करता है, और इस टिबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में एंटर करने वाला फिल्ट्रेट जो है उसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन की। तो ये जो फिल्ट्रेट होता है जो आगे फॉरवर्ड होता है विच फ्लोज अलोंग द टिब्यूल, उसके अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है। लेकिन ये सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन इनमें पॉसिबल होती है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन इनमें पॉसिबल होती है, ठीक है। सो एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द टिब्यूल, useful substances like glucose, amino acids, water, salts are selectively reabsorbed into the blood. यहाँ से ये देखिए आप, इन ब्लड वेसल्स ने इनको अच्छे से घेरा हुआ होता है, ठीक है, इन ट्यूब्यूल को अच्छे से घेरा हुआ होता है। देखिए आप पूरी तरह से, ये तो बड़ा कम मैंने आपको दिखाया ना, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये और बड़े अच्छे ढंग से जो है वो घिरे हुए होते हैं। तो खैर यहाँ पर क्या होता है, इनके कारण, ब्लड वेसल्स के कारण, इन टिब्यूल्स में से जो चीज़ें फॉरवर्ड हुई होती हैं, अगर उनमें से कुछ यूजफुल होता है तो ये ब्लड वेसल्स उनको एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द टिब्यूल, यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन टिब्यूल। और आगे हम बात करते हैं टिबुलर सिक्रीशन की। द फिल्ट्रेट विच रिमेन्स आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड यूरिन। फिर भी क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी बहुत सारी क्वांटिटी में वाटर, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स और यूरिया वगैरह जो है बच जाते हैं, जो जिनकी रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होती। तो फिर क्या होता है, इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है और हम इसे कहते हैं यूरिन। ये यूरिन है,
यूरिन इज कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन्स बाय द कलेक्टिंग डक्ट टू कैरी इट टू द यूरेटर। इस कलेक्टिंग डक्ट से इसको क्या किया जाता है, यूरेटर में कैरी किया जाता है, और जब ये यूरेटर में पहुंच जाता है तो फिर इसको हमारी बॉडी से इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर तीन तरह के नेफ्रॉन में तीन तरह के स्ट्रक्चर, तीन तरह के फिनोमेना होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन के कारण क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन के लायक नहीं होता उसको इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है जी। बोमेंस कैप्सूल के ऊपर ये के अंदर ये ग्लोमेरुलस है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी चीज़ें जो फिल्टर हो सकती होती हैं, फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर अंदर एंटर कर जाता है। इस फिल्ट्रेट के अंदर सॉल्ट होता है, इस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, और अमीनो एसिड्स होता है। जो इसमें से अगर एब्जॉर्ब हो सकता होगा तो ये ब्लड वेसल्स उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, और रीअब्जॉर्ब करके वो वापस यूजफुल बन जाती हैं। लेकिन जो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इट इज़ सपोज टू थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और इसको ये कहाँ ले जाता है, यूरिन डक्ट तक ले जाता है, इस डक्ट तक ले जाता है। ठीक है। इस डक्ट का काम ही होता है, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं ना, और ये क्या कलेक्ट करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है, और यहाँ से यूरिन जो है वो कहाँ चला जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और वहाँ से इसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव हेल्प्स टू रेगुलेट द pH ऑफ द ब्लड। ठीक है। एक बात आपने यहाँ पर हमेशा याद रखना है, इस केस में क्या होता है, जो सिक्रीशन होता है H पॉजिटिव का, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द pH ऑफ द ब्लड। इट इज़ सो सिंपल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने सबसे पहले आपको जो टॉपिक समझाया था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाने के बाद मैंने आपको इसके बेसिक फिल्टरिंग यूनिट के बारे में बताया, जिसको वी कॉल इट व्हाट, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा।